आज हम चंद्रशेखर आजाद की निडर यात्रा को फिर से याद कर रहे हैं। विप्लवकारी, जिन्होंने अटूट संकल्प के साथ जीवन बिताया और मृत्यु प्राप्त की। स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले आजाद एक विरोध का प्रतीक बन गए, जो हमेशा वचन देते थे कि वे अपने अंतिम सांस तक आजाद, मुक्त रहेंगे। उनके साहसी कार्यों और अडिग आत्मा ने अनगिनत दिलों में आशा की किरण जगा दी। आइए हम उस व्यक्ति का सम्मान करें जो दमन के खिलाफ प्रतिरोध का चेहरा बन गए। चंद्रशेखर आजाद, आपका स्वागत है। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। आपका जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा गांव में, तब मध्य प्रदेश में हुआ था। आपके माता-पिता पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी थे। हमें अपने प्रारंभिक पारिवारिक जीवन और पालन पोषण के बारे में बताइए। मैं एक सरल ब्राह्मण परिवार में बड़ा हुआ। मेरी माँ, जागरानी देवी, दृढ़ संकल्पित थीं कि मैं एक विद्वान बनूं। उन्होंने मुझे बनारस के काशी विद्यापीठ में संस्कृत पढ़ने के लिए भी भेजा। वे समय ब्रिटिश शासन के तहत कठोर थे। मैं केवल एक लड़का था जब 1919 में जलियांवाला बाग की भयावहता ने मुझे हिलाकर रख दिया। 1921 तक, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो भी एक 15 वर्षीय छात्र के रूप में मैं स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने का आह्वान महसूस करता था। तो आप बहुत जल्दी ही स्वतंत्रता संग्राम में खिंच गए। वास्तव में 1921 में 15 वर्ष की उम्र में आपको बनारस में असहयोग आंदोलन के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब क्या हुआ था? हाँ, मुझे गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण हिरासत में लिया गया था। मेरी सुनवाई के दौरान मैंने मजिस्ट्रेट को सरल उत्तर दिया। मैंने कहा कि मेरा नाम आजाद है, जिसका अर्थ है मुक्त, और मेरा पता जेल है। गुस्साए मजिस्ट्रेट ने उस अपमान के लिए मुझे 15 कोड़े लगाए। मैं गर्व के साथ उस मार को सह गया, चुपचाप घोषित करते हुए कि दर्द भी भारत की स्वतंत्र आत्मा को बांध नहीं सकता। तभी आजाद नाम वास्तव में मेरी पहचान बन गया। गांधी ने 1922 में चौरी चौरा के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिससे कई युवा कार्यकर्ताओं का निराश होना हुआ। उसके बाद आपने अधिक कट्टरपंथी तरीकों की ओर रुख किया। आपसे मिलकर एक साथी क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्ता ने आपको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) से परिचय कराया। उस संगठन में आपका भूमिका कैसे विकसित हुई? बिस्मिल जी और गुप्ता से मिलना एक मोड़ था। बिस्मिल के नेतृत्व में हमने एक समर्पित युवा समूह इकट्ठा किया, जो किसी भी माध्यम से ब्रिटिशों से लड़ने के लिए तैयार था। मैं HRA का सक्रिय सदस्य बन गया और हमारे उद्देश्य के लिए धन जुटाने में मदद की, अक्सर उपनिवेशवादी प्राधिकरण के खिलाफ साहसिक छापेमारी करके। हमें लगा कि स्वतंत्रता के लिए बलिदान आवश्यक है। मैंने तब संकल्प लिया, मैं कभी भी ब्रिटिशों को जीवित पकड़ने नहीं दूंगा, और यदि आवश्यक हो तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन भी न्यौछावर कर दूंगा। वास्तव में HRA ने अपने क्रांति को साहसिक कदमों के माध्यम से वित्त पोषित किया। सबसे प्रसिद्ध में से एक 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती थी। आप उस छापेमारी में शामिल थे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या हुआ? हाँ, काकोरी एक महत्वपूर्ण क्षण था। रामप्रसाद बिस्मिल ने हमें एक समूह के साथ लखनऊ के पास एक ट्रेन में ब्रिटिश खजाने को लूटने का नेतृत्व किया। हमने अपने क्रांति को वित्त पोषित करने के लिए चुराए गए सरकारी धन को लिया। ब्रिटिशों ने जल्दी ही कई साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। काकोरी के बाद 29 पुरुषों पर मुकदमा चलाया गया। 4 को फांसी दी गई, लेकिन मैं बच निकला और फरार रहने में सफल रहा, जैसा कि योजना थी। मैंने भूमिगत काम जारी रखा, हमेशा गिरफ्तारी से बचने के लिए चलायमान रहा। फिर 1928 में ब्रिटिश पुलिस द्वारा लाला लाजपत राय की क्रूर पिटाई का बदला लेने की योजना आई। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और अन्य के साथ आप सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। क्या हुआ? उस वर्ष हमने जेम्स ए स्कॉट को मारने की साजिश रची, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जिम्मेदार सुपरिंटेंडेंट था। 17 दिसंबर 1928 को
हमने लाहौर में योजना को अंजाम दिया। भाग्य ने हस्तक्षेप किया। हमने असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जॉन पी सॉन्डर्स को स्कॉट समझ लिया और सॉन्डर्स को गोली मार दी। अफरा तफरी में मैंने चन्नन सिंह को भी गोली मार दी, जो एक हेड कांस्टेबल था और भगत और राजगुरु का पीछा कर रहा था जब वे भाग रहे थे। यह औपनिवेशिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर झटका था और हमने अपने कार्य को छुपाने का कोई प्रयास नहीं किया। आपने निश्चित रूप से ब्रिटिशों में भय पैदा कर दिया। उसके बाद मूल एचआरए नेताओं को पकड़कर फांसी दी गई। आपको नेतृत्व में छोड़ दिया गया। साथ ही भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा और अन्य जैसे युवा साथी भी थे। 1928 में आपने गुप्त रूप से संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा, ताकि अपने आदर्शों को उजागर किया जा सके। क्या आप अपने वैचारिक विश्वासों के बारे में बात कर सकते हैं? हम केवल साहसी यात्री नहीं थे, हम भारत के लिए एक दृष्टि में विश्वास करते थे। मैंने मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और यहां तक कि ABC ऑफ कम्युनिज्म भी पढ़ा, ताकि अपने साथियों को समाजवाद के बारे में समझा सकूं। मैं वास्तव में मानता था कि भारत का भविष्य समाजवादी सिद्धांतों में है, जहां हमारी भूमि की संपदा सभी लोगों की सेवा में होगी। हमने सितंबर 1928 में HRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हमारा लक्ष्य पूरी स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक न्याय है। हमने अपने आप से कहा, हम न केवल ब्रिटिशों को हटाने के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि एक ऐसा भारत बनाने के लिए भी लड़ रहे हैं जो सभी के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। कई वर्षों भागने के बाद आपकी अंतिम मुठभेड़ अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में हुई। 27 फरवरी 1931 को आपने वहां एक साथी क्रांतिकारी से मिलने का आयोजन किया, अनअवेयर कि पुलिस को सूचित कर दिया गया था। उस अंतिम संघर्ष में क्या हुआ? यह एक जाल था। जैसे ही मैं पार्क में घुसा, ब्रिटिश CID ने मुझे घेर लिया। एक गोलीबारी शुरू हो गई। हमने जोरदार लड़ाई लड़ी। मैं 3 पुलिसकर्मियों को मारने में सफल रहा, क्योंकि मैं हमारी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे गोली लगी और मैं घायल हो गया। उस समय तक मैंने अपनी सभी गोलियां खत्म कर ली थीं। अपनी वचन याद करते हुए कि कभी जिंदा पकड़ना नहीं है, मैंने अपनी आखिरी गोली खींची और अपने सिर में गोली मार ली। मैं आजाद मर गया, जैसा कि मैंने कसम खाई थी। मेरा दोस्त सुखदेव राज भागने में सफल रहा और मेरी आखिरी सोच यह थी कि संघर्ष मेरे बिना भी चलता रहेगा। आपने अपने शब्द को अंत तक निभाया। हालांकि आप 24 वर्ष की उम्र में निधन हो गए, आपकी विरासत जीवित है। पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि आपकी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने आपसे मिले और आपने गांधी इरविन समझौते के बारे में पूछा भी। अब कई संस्थान आपके नाम पर हैं और हमारा सिनेमा ने आपको अमर कर दिया। उदाहरण के लिए, रंग दे बसंती ने जानबूझकर आप जैसे युवा क्रांतिकारियों और आज की युवा पीढ़ी के बीच समानताएं खींची, हमें उन बलिदानों की याद दिलाते हुए, ताकि भारत स्वतंत्र हो सके। आपकी जिंदगी वास्तव में हमें अभी भी प्रेरित करती है। समाप्त करने से पहले आप आज की युवा भारतीय पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? याद रखो, मैं किसके लिए खड़ा था। भारत की पूरी स्वतंत्रता, चाहे कीमत कुछ भी हो। मैंने अपनी आखिरी सांस ली स्वतंत्र रहने के संकल्प के साथ। मैं चाहता हूं कि आज के युवा भारतीय उस भावना को आगे बढ़ाएं। साहसी रहो, अन्याय पर सवाल उठाओ और सत्य की सेवा करो। हमारे वीरों की कुर्बानियों को व्यर्थ न जाने दो। जो मशाल हमने जलाई है, वह तुम्हारे हाथों में जलती रहनी चाहिए। यही मेरा संदेश है। जितना हो सके निर्भय बनो, ताकि हमारा देश वास्तव में आजाद रहे। धन्यवाद चंद्रशेखर आजाद, अपनी अद्भुत कहानी और बुद्धिमत्ता साझा करने के लिए। और हमारे श्रोताओं से याद रखें, वह स्वतंत्रता जिसे हम संजोते हैं, वह बहादुर लोगों जैसे आजाद द्वारा बनाई गई थी। आइए उनके वंश को सम्मानित करें और बहादुर, जिम्मेदार नागरिक बने। धन्यवाद। मुझे याद किया जाना और नई पीढ़ियों से बात करना बहुत अच्छा लगा। जय हिंद। चंद्रशेखर आजाद की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा स्वतंत्रता
उन लोगों द्वारा ही हासिल की जाती है जो अत्याचार के सामने कभी नहीं झुकते। यदि उनका साहस आपकी आत्मा को प्रेरित करता है, तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आइए, हम उनके अदम्य साहस को जीवित रखें, उनके वंश को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। जय हिंद। भारत माता की जय।